MCQs इन एग्जाम। तो ये आप लोगों के लिए शायद हो सकता है कि एक नया सेशन रहे, नई चीज रहे, ठीक है, बट लाइक ट्रेनिंग स्टूडेंट फ्रॉम सो लॉन्ग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी एक्चुअली टेल देम अबाउट, ठीक है। तो ये वो प्राइम चीज है जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं कि एमसीक्यूज को टैकल किस तरीके से किया जाता है। पीपल आर स्टिल जॉइनिंग इन। Okay. Right. So, see, I'll tell you the steps how to exactly take care of all these problems. अब किस तरीके से इनको हैंडल कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में बात करना शुरू करता हूँ। पहली चीज, जब भी आप कोई पेपर एमसीक्यू बेस देते हैं, डू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। सबसे पहली चीज, नेवर फॉलो सीक्वेंस, है ना। हमें बचपन से एक बेसिक चीज सिखाई जाती है व्हाइल हैंडलिंग अ पेपर कि सीक्वेंस फॉलो करिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए और फिर आगे जाइए, ठीक है। तो कोई बीच में गैप मत रखिए, कोई भी क्वेश्चन को मिस आउट मत करिए। हम लोग बेसिकली ये फॉर्मेट बोलते हैं। इनफैक्ट नॉर्मली अगर हम लोग नॉर्मल दिनों में मैं आप लोगों से बात कर रहा होता, तो तब मैं आपको यही बोलता कि आपका बेसिक पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 एंड सो ऑन, डोंट मिस इट, डोंट स्विच बिटवीन इट, सीधा सीधा एक सीक्वेंस फॉलो करिए। बट इन सच एग्जामिनेशन जहां पे एमसीक्यू ज्यादा इंक्लाइंड रहता है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि नेवर फॉलो द सीक्वेंस। सीक्वेंस फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपने पेपर को कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स में फॉलो करिए। आप लोग पेपर आपके सामने आया, ठीक है, अब ऑनलाइन बेस्ड रहेगा तो ऑनलाइन में, ऑफलाइन बेस्ड रहेगा तो जैसे कि अभी आप लोगों का टर्म बनाने भी वाला है वो ऑफलाइन बेस्ड है, तो उस कंडीशन आपके हाथ में पेपर होगा, आपको एक ओएमआर शीट दे दी जाएगी, आपको ओएमआर शीट फिलअप करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस दैट, इनफैक्ट सिनर्जी अकेडमी इज ऑर्गेनाइजिंग इट, आप यहाँ पर भी आके हमारे यहाँ पर सेंटर पे भी पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो दैट डजंट मैटर कि कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इन हाउस हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर सिर्फ इस पर्टिकुलर वेबिनार के लिए आए हैं, तो उनके लिए भी बोलूंगा यू कैन कम डाउन टू द एकेडमी एंड यू कैन टैकल दीज। बट anyhow, I'm not over here to for all that stuff. मेरा बेसिक मोटिव है कि आप लोग पेपर को कैसे हैंडल करेंगे। आपके पास पेपर आया, मैं यहाँ पर एक चीज और एक पॉइंट और लिख देता हूँ जो दोनों पॉइंट्स रिलेटेड हैं, दैट इज डू योर पेपर इन 3 स्टेजेस। डू पेपर इन 3 स्टेजेस, ठीक है। 3 स्टेज में पेपर करना है। 3 स्टेज में पहला सीक्वेंस आता है, मान लीजिए अब डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड के बच्चे बैठे हैं, कोई हो सकता है कोई एग्जाम 1 घंटे का हो सकता है कोई एग्जाम 1.5 घंटे का हो, ठीक है। तो मैं दोनों के लिए कॉमन टर्म बता देता हूं। अगर मान लीजिए आपका पेपर राइट नाउ 1 घंटे का है, तो 1 घंटे में से कम 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में आप लोगों ने अपने पास पेपर पकड़ना है, और यहां पर देखो बच्चा, एमसीक्यू पेपर सॉल्विंग और रिटन पेपर में एक फर्क है। एमसीक्यू सॉल्विंग में डोंट स्टिक टू द फर्स्ट क्वेश्चन की, हाँ पहला क्वेश्चन और मुझे नहीं आता तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, तो रुकना नहीं है। पहला क्वेश्चन देखा, आता है ठीक है करो, नहीं आता आगे बढ़ो। तो ये आप लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो जितने भी मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हैं, उन सब मॉक टेस्ट में इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को फॉलो करो। पहला क्वेश्चन आया, नहीं आता है, छोड़ दो, या तुम्हें लगता है कि इसका कैलकुलेशन लंबा है, अगले क्वेश्चन में मूव करो। सेकंड देखा, वो भी लगता है लंबा है, आगे मूव करो। थर्ड, आगे बढ़ो। चौथा आता है, कर दिया, टिक मारा, या ओएमआर शीट में मिक्स टैप किया, सर्कल किया, मूव अहेड। सो ये आप लोगों के कुछ स्टेप्स होने चाहिए। चलते जाओ सारा पेपर आप एक्चुअल में 15 मिनट में आपको जो क्वेश्चन दिखते ही आते हैं वो आप ऑलरेडी, जैसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, या सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, या डायरेक्टली डेफिनेशन आ गई कि किसकी डेफिनेशन है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तुम्हें पता है किसकी डेफिनेशन है, तुम डायरेक्टली डाल सकते हो क्वेश्चन को, राइट। तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली इनपुट डाल सकते हैं, करेक्ट है ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं। तो इसमें क्या हो गया, आप लोगों को 15 मिनट के अंदर आपने पूरा पेपर गो थ्रू भी कर लिया, और एक्चुअल गो थ्रू हुआ है वो, क्योंकि आप एक्चुअल में ये नहीं कर रहे थे कि सिर्फ रीडिंग कर रहे थे, आप पेपर को सॉल्व भी कर रहे थे साइमल्टेनियसली। तो 3 स्टेजेस में पहली स्टेज 15 मिनट की होगी, सेकंड स्टेज होगी तकरीबन 30 to 35 मिनट्स की। मैं ये उसके लिए बोल रहा हूँ, अगर 1 घंटा है, 1.5 घंटे का पेपर होगा तो अकॉर्डिंगली अपने टाइम को भी उसी तरीके से मैनेज कर लीजिए। 30 to 35 मिनट्स
आप लोगों के लिए वो हैं जो आपको लगता था पहले, जो आपने छोड़े हैं, जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ा लेंदी है, या मुझे आता है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, या कुछ उस तरीके का आप लोगों का दिमाग चल रहा है वहां पर, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे हैंडल करिए। तो 2 स्टेजेस में हम लोगों ने किया, विच इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, इसलिए सबसे ज्यादा टाइम भी इसको लिए दिया। ठीक है, आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी के होंगे, राइट। आई टेक क्वेश्चंस एट द एंड, तो अभी प्लीज अभी बात मत करिएगा, एंड में बात करते हैं, आई टेक योर क्वेश्चंस। हाँ, तो 30-35 मिनट्स वो हो जाएगा। अब रहती है बात लास्ट सेगमेंट की। लास्ट सेगमेंट मतलब जो आपके बचे हुए 10 से 15 मिनट है, डिपेंडिंग ऑन आपका ये जो डबल टिक किया है इसने में आपने कितना टाइम लिया। ये 10 मिनट या 15 मिनट वो होंगे क्वेश्चंस जो आप लोगों को शायद नहीं आते हैं, या आप लोगों को लगता है ये वो टॉपिक में से हैं जो मेरे को बड़े ही मेरे वीक हैं, आई गेट अ लिटिल पजल्ड अबाउट इट, तो ये उनके लिए। अब जब बच्चा यही एमसीक्यूज आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में देते हैं तो थोड़ी बात अलग होती है, ठीक है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। सिंस बोर्ड एग्जाम्स में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो यहां पे होगा भैया गेस वर्क। अब मैं आपको गेस वर्क करने का भी तरीका समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो जो ये जय माता दी करनी है वो कैसे करनी है, आई टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक तरीका होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक स्टेप्स होते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप प्रोबेबली सही आंसर के ऊपर हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गेस वर्क का भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा, और गेस वर्क भी हमेशा ऐसा नहीं होता कि हाँ ABCD तो आंख बंद करी और रख दिया तो हाँ भाई वही सही है, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, है ना। आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, थोड़ा कैलकुलेटिवली सोचोगे, थोड़ा एनालिटिकली सोचोगे, और फिर दिमाग चलाओगे कि यार ये ऑप्शन या ये ऑप्शन होगा, तो मैं उसके बारे में नेक्स्ट टाइम पे अभी आ ही रहा हूं। अब while handling problems too, there is always a thing कि एक थर्ड स्टेप आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप में से अगर कोई बच्चे अगले साल मतलब 2 साल बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल का एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब जेई या नीट का भी दे रहे हैं, या फिर लेटर ऑन अपने लाइफ में यूपीएससी या ऐसे कुछ एसएससी टाइप एग्जाम्स भी देना चाहते हैं, ये एक मेथोडोलॉजी है जो हर जगह कॉमन रहती है, एंड इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, एलिमिनेट करते जाइए। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ABCD, इसमें भी एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूं। मान लीजिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 15, ऑप्शन बी दिया हुआ है 20, ऑप्शन सी दिया हुआ है 22, ऑप्शन डी दिया हुआ है 102। ठीक है, अब यहां पर सीधी सी बात है, आप लोगों को जब भी कोई एग्जामिनर पेपर सेट करता है वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है कि ऑप्शंस थोड़े क्लोज बाय हों। तो एलिमिनेशन मेथड में इट्स अ वेरी क्लियर थिंग कि जो ऑफसेट नंबर होता है ना, ये तो गलत ही होता है 95% प्लस। तो सीधा हो गया, 4 में से एक ऑप्शन तो निकाल ली थी मैंने, है ना, रह गए 3 ऑप्शन, अब 3 में से सोचना है ए सही है, बी सही है या सी सही है। अब जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो तो हो सकता है कैलकुलेशन में आपको कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन लाना। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एमसीक्यूज। सी देयर इज अ प्रो एंड अ कॉन। द कॉन इज जब आप सब्जेक्टिव पेपर लिखते थे देयर इज अ चांस आपको नंबर फिर भी मिल जाए, है ना। आपने कुछ भी लिखा तो ऐसा होता है कि 2 में से 1 नंबर, आधा नंबर कुछ तो मिलेगा, लेकिन एमसीक्यू में डायरेक्ट रहता है गलत ऑप्शन तो 0, सही है तो 1। ठीक है, तो प्रो ये है कि हम जल्दी पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉन ये है कि भाई पार्शियल मार्किंग गई, इसमें सीधा या तो यस या तो नो है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बात बोल देता हूं, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट तरीकों में से एक है एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन देखिए जो आपको लगता है कि नहीं हो सकता है आंसर, उसको पहले एलिमिनेट करिए। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग क्वेश्चन एंड देन सीइंग द ऑप्शन एंड फिर कंफ्यूज होना और फिर से क्वेश्चन पढ़ते जाना बार 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 बार, उससे कुछ नहीं होगा। तो मेथड क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ी, अब अगर आपको थोड़े से क्लूलेस फील कर रहे हैं तो एक काम करिए, ऑप्शन से जरा क्वेश्चन बनाइए कि यार जैसे मान लो मैं लेट्स से मैं इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेता हूं, है ना, चैप्टर है फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी। तो आप अगर ऑप्शन आपको रेजिस्टर, कंडक्टर ऐसे टर्म्स दी गई हैं, रेजिस्टिविटी, तो आप एक काम करिए, आप ना डेफिनेशन के ऊपर जाइए, इंडिविजुअल डेफिनेशंस क्या बोलती हैं वो देखिए। जब आप इंडिविजुअल डेफिनेशंस के बारे में जाएंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं जब बैक ट्रेस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो आपको क्लिक होगा, अरे यार ये नहीं हो सकता, ये गलत है ना, तो आप एलिमिनेट इजीली कर सकते हैं।
तो ये रहता है एलिमिनेशन मेथड। और इसमें भी मैं बेस्ट पार्ट बोल रहा हूँ, ऑफसेट नंबर को तो हमेशा निकाल दो, ठीक है। 3 चीजें हमेशा रिलेटेड होंगी, एक हमेशा बाहर होगी, तो तुमको एक्चुअल में तो 3 में से एक ढूंढना है 4 की बजाय। हो सकता है दिन अच्छा है, किस्मत अच्छी है, पेपर इजी है, तो 2 ऑप्शन ही दिखेंगी, 2 में से तुम्हें क्लियरली समझ आ जाएगा कि ए है या बी है या वॉट एवर, ठीक है, वॉट एवर ऑप्शन वी आर टेकिंग इट आउट। अब वो जिसको हम लोग तुक्का बुलाते हैं, उसमें भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, एक एग्जामिनर की एक रिसर्च स्टडी के हिसाब से ही बोल रहा हूं मैं, ऐसे ही फ्लूक नहीं मार रहा दोस्तों, ठीक है। एक रिसर्च के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन का बेसिक मतलब होता है कि आप लोग ध्यान रखिए 90% क्वेश्चंस में, 90% क्वेश्चंस में ए ऑप्शन आंसर नहीं होता है, 90%, ठीक है। क्योंकि कभी भी ए आंसर आ गया तो आप लोगों के दिमाग में आ गया अरे यही तो आंसर है। तो कभी भी ये एग्जामिनर की अप्रोच रहती है कि वो आपको डायरेक्ट आंसर पहले ऑप्शन में ना दे। हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ए में भी आंसर हो सकता है, पर मैथमेटिकली तो 100% लगा लीजिए ए सबसे लीस्ट मतलब ऑप्शन हो सकती है। अगर तुक्का ही मारना है तो समझ लो इस बात को भी, तुक्का मारने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है, ए के चांसेस ना के बराबर के होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डी, जिसके नहीं ऑप्शंस होते हैं। यस, आई एम गिविंग यू अ पर्टिकुलर ट्रिक एंड ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जहां पे नेगेटिव अगर मार्किंग नहीं और स्टिल एंड यू आर क्लूलेस अबाउट द क्वेश्चन, तो दिस इज द बेस्ट मेथड। ए डी ऑप्शंस में नहीं हो सकता है, बी या सी में से एक ऑप्शन हो सकता है, जनरल टेंडेंसी यही रहती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता तो बी को टिक मार के आ जाओ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं सोचना जरूर है, ये उन क्वेश्चन के लिए जिसके ऊपर आप बिल्कुल क्लूलेस हैं। और अभी के लिए मैं ये जरूर बोलूंगा, ऐसा कोई आपका पोर्शन नहीं है, ना ही आप कोई बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना। ये कोई यूपीएससी का टेस्ट तो है नहीं, आईएएस के लिए पेपर तो दे नहीं रहे हो कि जहां पे पता नहीं क्या ही पूछने वाले हैं। इतना सा सिलेबस है, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग सब चीजों के लिए ऑलरेडी अवेयर होंगे, ठीक है। तो मेजर पार्ट में यह चीज को तो आपने दिमाग से निकाल ही दो, ठीक है, कि ये हम लोगों ने करना है। ये मैं सिर्फ उसके लिए बोल रहा हूं जहां पे हमारे को क्लू ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, जो कि एक्चुअल में आज की डेट में आपकी प्रैक्टिस के दौरान ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विच इज प्रैक्टिस एज मेनी एमसीक्यूज एज यू कैन। आप लोगों के पास, सबके पास कोई ना कोई किताब होगी रेफरेंस की, ठीक है, चाहे वो ओसवाल हो, चाहे वो अरिहंत हो, कोई भी किताब हो सकती है जो आप लोगों ने कोई ना कोई फॉलो कर रहे होंगे, जहाँ पे एमसीक्यूज बहुत सारे होंगे। या अगर आप हमारे अकेडमी से एसोसिएटेड हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, पेपर्स, असाइनमेंट्स मिलते रहे हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। तो जितने ज्यादा एमसीक्यू फॉलो करेंगे, जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उतना बढ़िया होगा, ठीक है। तो आप अपना एक्सपोजर टू दी एमसीक्यू प्रॉब्लम्स बढ़ाइए। अगर आप अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो आपको ये पता होगा, पेपर में ऐसे क्लूलेस नहीं जाओगे कि पता ही नहीं करना क्या है दोस्तों, ठीक है। तो आप अगर पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर चुके हैं और आप वो पेपर देखेंगे ना, तो उस सिनारियो में आपको लगेगा कि हाँ यार रिलेटेबल है, मैंने ये पहले देखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने सुना है, देखा है, पढ़ा है, सॉल्व किया है, व्हाटएवर, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो उतना एक्सपोजर ले लो, क्योंकि पेपर उन्हीं एमसीक्यूज में से आएगा, सीधा नहीं आएगा, घूम के आएगा, लेकिन आएगा उसी में से, ये भी गारंटी है, ठीक है। और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो चीज है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक लगता है, अभी आप लोगों के पास 1.5 महीना है, ठीक है, एक तकरीबन 1-1.5 महीना, सवा महीना है ही है, तो आप लोगों को जितना ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए अपने टीचर्स से, अपने स्कूल टीचर्स से, इंस्टीट्यूट टीचर्स से, ठीक है, मुझसे यार जो मुझसे मैं कर सकता हूँ, मैं आ गया,
ठीक है, तो जहां तक हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहां तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, रिटेन करने की पावर रख सकते हैं, उतना आसान है। ठीक है, तो इसके लिए एक काम क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अपने बल्कि नोट्स को शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करो, ये मेहनत करो, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के एमसीक्यू टैकल हो जाएंगे। आप जब कोई भी एक शीट लेते हैं, एक टॉपिक लेते हैं और उसके एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करते हैं, याद रखो उन पॉइंट्स को ना, जो भी उस एमसीक्यू से आप सीखे हो, वो एक शॉर्ट नोट में अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। तैयारी करने का तरीका देखो, आप लोग आज कोई क्वेश्चन पढ़े, एमसीक्यू पढ़े, मेरे को समझ में नहीं आया, या चलो आता है फिर तो ठीक है, जो फर्स्ट इंस्टेंट में नहीं आया ना, उस पॉइंट को एज अ पॉइंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर लिखते जाओ। जब आप ऐसे लिखने लगोगे ना, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आप लोगों के पास एक छोटा सा डिक्शनरी बन गया आपका खुद का उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो जब भी आप रिवाइज करने वाले हैं, आपको क्या करना है, आपने उसके पढ़ना है, आपकी तैयारी ऑलरेडी होगी। ठीक है, ये मैं सारे अपने सीनियर, अब जितने आप लोग जो सीनियर हैं, जो हमारे लिए, जिन पे बच्चों को मैं तैयार कराता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स बुलाते हैं, शॉर्ट नोट्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया करो। अपनी गलतियों से सीखोगे तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, वो गलतियां कभी रिपीट नहीं होती। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो भाई तुम्हारे ऊपर ही है, तुम चाहे इसको अपनी किसी भाषा में याद कर लो, अपने खुद के कोड वर्ड बना लो, रिमेम्बरिंग सम नंबर्स, ओके, इसमें भी आप एक चीज आती है, ठीक है, कि रिमेंबर ऑल दी वैल्यूज, जहां पर भी आप लोगों को नंबर्स याद रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो भैया यही नहीं पता कि साइन थीटा का आंसर क्या होता है और कॉस थीटा का आंसर क्या होता है, तो इट्स टफ। ठीक है, तो आप लोग रिमेंबरिंग ऑल योर वैल्यूज, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। फिर टाइम टेबल मैनेजमेंट भी होती है। अब अच्छा, ये सब तो ठीक है सर, चलो सर आपने आपको हमको ज्ञान दे दिया, ये ऐसे कुछ करना है, हमने सीख लिया, हमें बहुत अच्छा लगा, खत्म होगी बात, नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है, नेक्स्ट थिंग व्हिच कम्स अप इज यू गाइस डोंट इवन टेक केयर ऑफ कि आपको पूरे दिन को मैनेज कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। पढ़ना हमेशा ऐसा है कि हमेशा एक सीक्वेंस बना के रखिए। देखिए आपके लिए तो अच्छा है, आपको पता है आपने एक दिन में एक ही पेपर देना है ना, इंग्लिश का तो इंग्लिश का पेपर है, फिजिक्स का है तो फिजिक्स का, चलो सीबीएसई बच्चों के लिए पूरा साइंस का पेपर एक साथ आता है। तो उस सिनेरियो में अगर आप एक एक पर्टिकुलर पेपर देने वाले हैं, तो उन पेपर्स के लिए भी मैं यही चीज आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप अपने लिए खुद को टेस्टिंग भी करते रहिए। खुद को टेस्ट करिए। कैसे टेस्ट करेंगे खुद को, आप लोग को एक पर्टिकुलर, एक मिनट, अभी पीपल आर स्टिल कमिंग अप, हाँ, आप अपने लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक सोचिए, आज मेरे को क्या करना है, 1 घंटा बैठकर किस चैप्टर को रिवाइज करना है, उस चैप्टर को रिवाइज करो, उसको थॉरो करो। जब तक उसको थॉरो नहीं जाएंगे, उसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, खुद से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, वो चैप्टर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और चीजों को थोड़ा ईज अप करना शुरू करो। मैं अपने स्टूडेंट्स को, तो मेरे स्टूडेंट तो जानते हैं वैसे काफी ज्यादा, मैंने भी कुछ दिन पहले एक पर्टिकुलर लिंक भी शेयर किया था अपने नाउ स्टूडेंट्स के साथ, तो जो बच्चे बाहर के हैं वो भी देख लें, है ना। हर कॉन्सेप्ट को आप लोग कितने अच्छे से रिलेट कर सकते हो, को रिलेट कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मेरी एक सीरीज चलती है ना, स्टडी विद सुपर हीरोज, आई डोंट नो काफी लोगों को पता है यहाँ पर, है ना, जिन्होंने नहीं देखा हो उनको भी जान लो। जितना लिंकअप कर सकते हो, जितना रेगुलर लाइफ के साथ लिंकअप कर सकते हो, उतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स याद करने में आसानी होगी, है ना। तो न्यूमोनिक्स बनाने तो खुद के न्यूमोनिक्स बना लो, बेटर है कि मेरे को ये टॉपिक याद करना है, कैसे याद करूंगा, ये पहले आएगा, ये पहले, तो उसको उसके फर्स्ट लेटर्स, लास्ट लेटर्स, जो भी आपको अच्छे, जिससे भी आप याद कर सकते हैं, उसके खुद के न्यूमोनिक्स बना लो, आसान हो जाएगा। पेपर में जाते आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, फॉर रिमेंबरिंग द वैल्यूज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसको डेली लाइफ के साथ थोड़ा लिंक करना शुरू करो। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, मैथ्स के और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जान निकल जाती है। क्यों जान निकलती है? क्योंकि क्लिक नहीं कर पाते हो आप कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ लिंक नहीं कर पाते हो। तो लिंक करना शुरू करो, चीजें अपने आप बढ़ेंगी, है ना। और वो लिंक करने का, जैसे मैंने आई कैन शो यू दैट अगेन, ठीक है, 2 मिनट लेता हूँ, मैं समझा ही देता हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक एपिसोड भी निकाला था, बट एनी हाउ मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर एक मैंने, चलो आई शो यू व्हाट आई डू टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। It's 4-inch ballistic glass. You'll have to create more momentum. What I do is
एम ट्राइंग टू कनेक्ट यू कि कॉन्सेप्ट्स को ईज अप कैसे कर सकते हैं। जब आप चीजों को आसानी से अपने सामने देखना शुरू कर दोगे, चीजें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक लाइन बोली थी अभी मोमेंटम, तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है? सुनेगी? मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। देखो मैं फिजिक्स लेसन सिखा रहा हूँ आज ही, तो मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब वेलोसिटी कैसे बढ़ती है? वेलोसिटी बढ़ सकती है, बहुत सारे तरीके हैं। स्पीड बढ़ानी है तो मतलब एक्सेलरेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जैसे ये स्पाइडरमैन का वीडियो है, तो ये So you just saw Spidey यहाँ पर there. भी आ गया भाई, यहाँ नहीं Form of मैं ऐसे नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक फंडा समझा रहा हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली ही डू। स्पाइडरमैन क्या करता है? मैंने क्या बोला? स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? वी बढ़ाना है। वी बढ़ाने के लिए एनर्जी कॉन्जर्वेशन क्या कहता है? एनर्जी कॉन्जर्वेशन कहता है कि हाइट बढ़ा दो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा लो, तो अपने आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। राइट, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दो तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। 1 सेकेंड, किसी का माइक नाम लिख दे बेटा। ओके, हाँ जी, तो आप अपने आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दीजिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये देखो यही करना है ऑटोमेटिकली। आज बेसिक साइंस। This is your last chance. I'm gonna die. That's it. याद हम क्या सीखे? आपने डेली कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट्स जो भी पढ़ रहे हैं उनको लिंक करना शुरू करिए। जब आप न्यूमेरिकल भी पढ़ करते हैं, ट्राई करिए कि उसको थोड़ा विजुअलाइज करिए, खास करके फिजिक्स क्वेश्चंस को। जितना विजुअलाइज करेंगे कॉन्सेप्चुअली, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अपने न्यूमोनिक्स खुद बनाओ, अपने कॉन्सेप्ट्स को डेली लिंक अच्छे से करो। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स के अंदर एक फील लेकर आओ कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं मैथ सॉल्व कर रहे हो तो मैथ सॉल्विंग, भाई मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हो। मुझे पता है ये 1.5 साल से जो घर बैठे हैं ना हम लोग को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई है कि हम लोग पेन उठाना ही भूल गए हैं। अच्छे से लिखने को बोल दूं ना अभी अच्छे हैंड राइटिंग में, जान निकल जाएगी सबकी, आई नो दैट। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग मी, मेरे को बहुत टाइम लग गया था यार वापस आने में। So I can tell you this, stop your laziness right now। अपने laziness को अभी के अभी रोको, एक नोटबुक खरीदो और उसमें प्रैक्टिस करो genuinely। मैथमेटिक्स को जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और बाकी हमेशा एमसीक्यू ट्राई करते वक्त ये सब सीक्वेंस को जरूर फॉलो करो। बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, याद रखना, अभी प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, जो भी है, प्रीलिम्स दोगे अपने स्कूल में, सब में ये फॉलो करो। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें अपने आप बाय हार्ट हो जाएंगी। समझ, ये पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, इसको रेगुलर अपने दिमाग में घुसा लो। सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। पेपर को सॉल्व करते वक्त 3 स्टेजेस में उसको सॉल्व करना है। स्टार्टिंग पार्ट, पेपर को कभी रीड नहीं करना, पेपर को रीड करते करते हम सॉल्व करते जाएंगे। पता है पहला क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, रुक जाते हैं। दूसरा ठीक है पढ़ लिया बाद में करते हैं। तीसरा आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, तो इसमें अपने आप कॉन्फिडेंस लो नहीं करना। देखो बच्चा होगा क्या, मैं बता देता हूँ। अगर आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे नहीं हुआ, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो भी नहीं हुआ, तो फंस गए आप। आपका कॉन्फिडेंस इतना नीचे हो जाएगा, आप तीसरे चौथे जो आपको क्वेश्चन आते हैं वहां भी नहीं अटक पाओगे। और ये बहुत कॉमन गलती है एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त, सबसे कॉमन मिस्टेक में से एक है। हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही फंस जाते हैं और फिर हमारा कॉन्फिडेंस एकदम गटर में होता है। भाई गिरी जब गिरता नहीं है, गटर में है वो सीधा, क्योंकि हम लोग कुछ सोच ही नहीं पाते। वी कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। फिर हमारे पास कुछ बहाने होते हैं कि मैं ब्लैकआउट हो गया या हो गई, मुझे चक्कर आने लग गए पेपर देने के टाइम पे। सो दैट ऑल कम्स अप व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। तो कभी भी मत करो, डोंट डू दिस। और क्या होता है, अच्छा एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये जनरली उन बच्चों के अंदर प्रॉब्लम है जो थोड़े एवरेज, अबव एवरेज या अच्छे टॉपर कैटेगरी के आते हैं। हम लोग क्या है, हम हर क्वेश्चन को अपनी ईगो पे लेके चलते हैं कि नहीं ला, ऐसे कैसे कोई क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर सकता। तो हम लोग उस एटीट्यूड में आ जाते हैं, अरे मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, देखो जरा 2 मिनट।
तो क्या है, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, पढ़ते रहेंगे। ये कॉमन गलती है, रीड करते नहीं नहीं ऐसे कैसे, एक बार क्वेश्चन, 2 बार, 5 बार, 10 बार, फिर सभी ऑप्शंस को इरेडिकेट करने की कोशिश। आप लोग इतना टाइम यूज कर लेते हैं क्वेश्चन में कि जो आता है ना आगे उसको टाइम नहीं बचता, और फिर हड़बड़ी में पूरा पेपर खराब होता है। पेपर को ईगो पे मत लेकर आओ, नंबर चाहिए हमारे को, मार्क्स चाहिए, हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। एमसीक्यू में बेस्ट पार्ट क्या है, नेगेटिव नहीं है, तो 40 में 40 ले सकते हो तुम, 35 मार्क का तो 35 में 35, 50 का तो 50 और 50, वॉट एवर इट इज, यू कैन स्कोर 100% इन दीज एग्जाम्स। तो ईगो पे मत रखो क्वेश्चन को। पेपर आया है, पूरा पढ़ते पढ़ते नहीं आता, फर्स्ट क्वेश्चन को टाइम लगने वाला, छोड़ दो। पता है तुम्हें कि मेरा वीक टॉपिक है, मुझे नहीं आता अच्छे से, टाइम लगेगा, छोड़ दो, आगे चलो। तुमने क्या करना है, 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर गो थ्रू करते हुए, कम से कम नहीं तो 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाना है। ये मुझे आता है, इसका तो पता होता है ना, इसका आंसर पता है मेरे को, है ना। क्वेश्चन आएगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, व्हिच लॉ इज दिस, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डी तुम्हें पता है, सी ऑप्शन है, न्यूटन थर्ड लॉ है। तो इसके लिए कोई तुम्हें टाइम कंज्यूम थोड़ा करना है कि 1 मिनट ये क्वेश्चन मेरे को आता है तो बस छाती जोड़ के अरे रुको मैं करूंगा इस क्वेश्चन, नहीं करना है ये। तुमने सिर्फ पेपर पढ़ते जाना, तुम्हें पता है सी ऑप्शन है, ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, मेरे को आता है थर्ड। अच्छा यहाँ पर भी ध्यान रखना, ओएमआर में बहुत कॉमन गलतियां करते हैं। एक बच्चे जनरली क्या गलतियां करते हैं, मेरे नीट और जेई के स्टूडेंट पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, और कितनी बार मैंने उनको पहले ये समझा के भेजा है। क्या करते हैं, हम ना नोटबुक में यहाँ लिख लेंगे साइड पे, हमारे लिए बढ़िया है, नोटबुक में लिख लेते हैं, और या फिर पेपर की साइड पे लिख देते हैं, एंड में ना उसको सर्कल कर देंगे। जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हो उसको पहले ही सर्कल कर दो, और क्वेश्चन नंबर तुम अच्छे से पढ़ के दो ना। थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो थर्ड के आगे सी को काला करना है, सर्कल करना है, तो तुम क्या होगा, तुम्हारी नंबरिंग एकदम सही जाएगी। एंड में करने पे आते हो ना, तो एंड में करने में सबसे कॉमन गलती यही आती है कि हैंड में करेंगे तो क्या होगा, पहले का बी है, सेकंड का ये, चौथे पांचवे पे आ गए ना, नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, लो हो गया भाई, सारा पेपर गया खराब। एक ही बार मिलेगी ओएमआर, बाद में फंस जाओगे। तो बेटर है जब जब जो जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को ट्रैक करके आगे उसको सर्कल करते जाओ, रुको मत। अब क्या हो गया, तुमने अगर 40 क्वेश्चन आए हैं पेपर में, तुमने 40 के 40 क्वेश्चन 15 मिनट में रीड भी कर लिए, उसमें से 7, 8, 10, 4, 2 जो भी है, जितने क्वेश्चन तुम्हें आते थे तुमने अच्छे से हैंडल भी कर लिए। भले नहीं हो 15 मिनट ले रहे हो तो कम से कम 15 क्वेश्चन तुम बहुत इजीली टैकल भी कर सकते हो, और वो इतने क्वेश्चन आएंगे भी तुम्हारे, इतने इजी क्वेश्चन आएंगे भी कि तुम अच्छे से स्कोर कर सको पासिंग मार्क्स तक। दे वोंट वांट कि तुम्हारा स्कोर खराब हो, इतने क्वेश्चन होंगे भी तुम इजीली कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ट्राई करो वो क्वेश्चंस जो तुमने, क्योंकि तुम्हें पढ़ लिया, तुम्हारे दिमाग में है कि मेरे को पता है ये क्वेश्चन मेरे को आते हैं, तुम एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू कर चुके हो, तब वो ट्राई करो क्वेश्चंस जो तुम्हें आता है टॉपिक पर टाइम कंज्यूमिंग था, अब वो सेकंड फेज में लेकर आओ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि गलतियां मत करना। फिर सेकंड फेज में लेकर आओ और उनको देखो, एंड देन लास्ट के 10 से 15 मिनट उसमें इन्वेस्ट करो जो नहीं आता है। ध्यान रखना, सिंस नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन तुमने मिस कर दिया। मिस नहीं करना है, 40 की 40 क्वेश्चन टैकल करके आने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है तो वहां पे मेरा जय माता दी नहीं करना, वहां पे मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन देखनी है। ए और डी वर्स्ट के सिनेरियो में ऑप्शन होता है, जनरल आंसर बी और सी में से हो सकता है, ठीक है। तो कईयों को शौक होता है कि यार मैंने पिछले वाले में गेस किया था ए, सेकंड में गेस करता हूं बी, तीसरे में गेस करता हूं सी, इससे कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ट्राई करो कि एलिमिनेशन मेथड यूज करो, तुम्हें 2 ही ऑप्शन या 3 ऑप्शन होंगे जिनमें तुम कंफ्यूज होगे, फिर उन दोनों में से इट्स अ 50-50% प्रोबेबिलिटी। हैंडल जरूर करके जाना है, बिना अटेम्प्ट किए पेपर पूरा, पेपर हॉल से बाहर मत निकलना। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि तुम्हारा टाइम खत्म होगा, तुमने पढ़ा भी नहीं, तब भी कुछ मत करना, बी या सी में से कुछ मार्क करके आ जाना। हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो पेपर सही भी हो जाए। हैंडल जरूर करने हैं सारे पेपर, ठीक है। और अभी के लिए प्लीज दोस्तों अपने टाइम को एक्सपैंड करो,
टाइम इन्वेस्ट ज्यादा करना शुरू करो, टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करो। दोबारा बोल रहा हूं, अभी ये लॉकडाउन में ना एक बहुत बढ़िया चीज हुई है हमारी जिंदगी में, हमारा कोई टाइमिंग नहीं है ना, हमारी मर्जी है। अच्छा तुम्हें को यहाँ पर कितने लोग हैं जो फिक्स टाइम पे नहाने जाते हैं? लो, मैंने पढ़ाई नहीं पूछी, मैंने नहाना पूछा है। कितने लोग हैं जो रोज एक टाइम पे ही नहाने जाते हैं? वाह, देखा? कोई है क्या हैंड रेस करना चाहता है कोई? नहीं सर, मैं यार 10 बजे रोज नहाने जाता हूं या जाती हूँ, बस मेरे को कोई इतना बतावे। नहीं है, यही खराबी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लाइफ में डिसिप्लिन नाम की चीज ही चली गई है। डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा। हम एक दिन जोश में आते हैं, या मम्मी पापा की डांट के बाद या टीचर्स की डांट के बाद एक दिन होता है आज मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, आधा एक घंटा जिंदगी का इन्वेस्ट करते हैं, बढ़िया से खाली पेज लेते हैं, उसके अंदर बढ़िया स्केल स्कूल से लाइनें मार के लिखते हैं सुबह 7 बजे उठूंगा, 7:30 बजे तो ये करूंगा, 7:30 से 8 ये करूंगा, 8 से 9 क्लासेस लगाऊंगा, ब्ला 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 ब्ला, सब लिख देते हैं। कोई मेरे को यहाँ पर हैंड रेस करके बोल सकता है कि मैंने वो सीक्वेंस रोज फॉलो किया एक हफ्ते तक, एक हफ्ते तक कंटिन्यूसली? भाई साहब क्या बढ़िया हूं मैं, ठीक है। और अगर कोई है भी, कोई एक हफ्ते वाला है, तो मैं उसको बोलता हूँ क्या तुमने 2 हफ्ते फॉलो किया उसको? भाई अगर हम लोग 3 दिन फॉलो कर लेना, चौथे दिन होता है भाई बहुत हो गया, इतनी पढ़ाई तो मैंने पूरे साल में नहीं की जितनी मैंने 3 दिन में कर ली। तो हम लोग आते हैं डाउनफॉल में, 3 दिन की पढ़ाई 8 दिन के गैप में कन्वर्ट होती है। अरे नॉर्मल है, अबे कल पढ़ा था ना, परसों पढ़ा था मम्मी, मैं तरसों भी पढ़ा था, तो बहुत हो गया है ना। तो हमारे लिए वो इंटेंशन नहीं करना। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आओ। 10th में आ गए हो, बोर्ड आने वाला दोस्तों, ठीक है, तो सीक्वेंस लेकर आओ कि भाई मेरे को पता है मैंने इतने बजे नहाने जाना है। ये आप लोगों के टाइम टेबल के एक्चुअली पिलर्स होने चाहिए। इतने बजे नहाने जाऊंगा, इतने बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, इतने बजे लंच करूंगा, इवनिंग स्नैक, इतने बजे डिनर, और फिर उसके बीच में इतने बजे मेरे को टीवी देखना है या गैप लेना है या फोन यूज करना है, इंस्टाग्राम देखना है, व्हाटएवर। अपने गैप्स बनाओ पूरे दिन में, ये तुम्हारे फिक्स होंगे ना, तो बाकी का जिंदगी का जितना टाइम बचा है वो सारा टाइम एक्चुअल में तुम्हारे पास है। एक दिन आए काम करो, आज इस सेशन के बाद ना आराम से जरा बनाना, ठीक है। मैं टाइम टेबल नहीं बनाना, किसी ने नहीं बनाना, 7 बजे उठ के मैं फिजिक्स पढ़ूंगी या मैं 7 बजे उठ के मैथ्स करूंगा या करूंगी, मेरे को नहीं चाहिए वो। मुझे ये चाहिए कितने बजे क्या करने वाले पूरे दिन में, योर डेली थिंग्स। स्टार्ट विथ स्लीपिंग। मैं रात को 11-12 बजे या 11 बजे या 12 बजे सोऊंगा या सोऊंगी, सुबह मैं 7 बजे या 8 बजे जो भी है उठूंगी, ठीक है। 6 बजे 7 बजे जो भी आपको लगता है, जितने घंटे आपके लिए अप्रोप्रिएट है ना। एक तो सोना कम करो दोस्तों, दोस्तों जिनको सोने से प्यार है वो 10-10 घंटे 11-11 घंटे सोते, भाई बढ़िया जिंदगी तुम्हारी है भाई। मम्मी पापा तो ऐसे ही लगे हुए हैं बेचारे, 10-10 घंटे तो तुम लोग सोते हो। और भाई पहले तो कम करो, ठीक है, तुम में ज्यादा एनर्जी है, तुम ज्यादा यंग हो हमसे। मैं 6.5-7 घंटे से ऊपर नहीं सोता यार, तुम्हें 10-10 घंटे सोना है तो नहीं, पहले तो वो फिक्स करेंगे हम। वहां से टाइम टेबल बनाना शुरू करो, और फिर देखना, फिर कैलकुलेट करना कितना टाइम फ्री है पूरे दिन में। अभी आज ऐसे लगता है ना टाइम ही नहीं है मेरे पास टाइम कहाँ है? एक दिन ये बनाओ, ठीक है, टाइम टेबल बनाओगे ना कभी फॉलो नहीं होगा। टाइम स्लॉट्स बनाओगे ना, अवेलेबल होगा, और फिर तुम्हें पता होगा मैं फर्स्ट स्लॉट में मैथ्स करूंगा या करूंगी, थर्ड स्लॉट में मैं डाउट्स करूंगी, सेकंड स्लॉट में मैं कोई अपना फेवरेट सब्जेक्ट पकड़ लूंगा या पकड़ लूंगी, या कुछ भी हो सकता है, जो वट एवर इट इज, ठीक है। तो तुम स्लॉट्स बनाओगे ना, तुम्हारे को ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने को मिलेगा, वो करो। एंड वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट, आई एम टेलिंग यू, आई गारंटी यू, तुम्हारा रिजल्ट देखना कितना बढ़ेगा, आई एश्योर यू, ठीक है। और रात में सोने से जस्ट 5 मिनट पहले आंख बंद करके जब बेड पे लेटे हो तो ये जरूर सोचना कि पूरे दिन में क्या प्रोडक्टिव काम किया। जब खुद को चेक करना शुरू कर दोगे, मेहनत और रिजल्ट दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट डूइंग दिस, आई हैव गिवन यू फ्यू पॉइंटर्स, ट्राई टू फॉलो देम, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को एकदम अच्छा कर पाओगे, एंड थिंग्स विल एक्चुअली गो इन योर वे, ठीक है। आई होप समझ में आया एवरीवन, ठीक है, गुड इनफ, डू फॉलो देम।
Moreover, one last thing from this on behalf of Synergy Academy, there is a scholarship test coming up on 10th and 24th. जो देना चाहता है, अगले साल साइंस लेना चाहता है, they are most welcome to give that. So, but anyhow, my main बात क्या है, आज के जो पॉइंटर्स बोले इनको फॉलो करो, आज से स्टार्ट करो, आज से, अभी से जब स्टार्ट करना शुरू करोगे तो ये महीने बहुत है. 40 में 40 लाना, 50 में 50, 35 में 35, whatever is your marks, जितना का भी पेपर है, मार्क्स लेना मुश्किल नहीं है. MCQ है, make this opportunity, make this new form of test as opportunity and don't take stress. जितने MCQs हो सकते हैं फॉलो करो, सॉल्व करो, जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट दो, एंड आई एम टेलिंग यू स्काई इज द लिमिट एंड यू विल स्कोर way too well. ठीक है? Any questions, anyone? So I'll start taking questions now. कि ये प्रॉब्लम आती है सर, ये नहीं कर पाता, टाइम नहीं मैनेज होता, फलाना ढिमकाना, whatever, XYZ, stupid तो stupid सही चलेगा. Any doubts, any questions? I'm over here. Yes, Arush. Sir, am I audible, sir? Yeah, you're audible, Bicham. Yes, sir. Sometimes it happens that in MCQs, there are few options which are almost similar to each other, like they are identical. So in that case, sometimes those are like time consuming a little bit. So how do we kind of? Okay, I'll tell you. Yeah, so I got your point. कई बार ऐसा होता है, the question is very well. इसने बच्चे ने थोड़ी प्रैक्टिस की है तो he can understand this. ये बहुत कॉमन है और सबने काफी हद तक सबने एक्सपीरियंस किया होगा. जनरली क्या होता है, दो ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोगों को कंफ्यूजन बढ़ने लग जाती है. दो ऑप्शन एकदम आइडेंटिकल दिख रहे हैं थियोरेटिकली खास करके. ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में 90% में एक नॉट जैसा वर्ड एडिशनल होगा. ठीक है? या जानबूझ के वो मे बी ऐसे ऑप्शंस लगे होते हैं जहां पे वो श्योर स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो वहां पे मे बी या नॉट या मतलब कुछ भी लिखा जा सकता है, ऐसे कुछ वर्ड्स दे में एंटर इट. तो इनमें हमेशा ध्यान रखो, इसकी इंग्लिश अच्छे से रीड आउट कर लो. रही बात मैथमेटिकली, अगर फिजिक्स में या मैथ्स में आप लोगों को ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिखते हैं जहां पे नंबर्स ऑलमोस्ट सेम से ही दिख रहे हैं, तो वहां पे ध्यान रखना, शायद हो सकता है आपने जो अप्रोक्सीमेशन ली हो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो. और अगर एकदम ही आइडेंटिकल आ गए हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, किसी एक को क्लिक करके आ जाइए, बिकॉज वो बोनस मिलेगा सिर्फ उनको जिन्होंने वो दोनों ऑप्शंस में से एक टिक मारी है. पर मैं हमेशा बोलूंगा, ध्यान रखना, जनरली ये जो मैं वर्ड्स बोला हूं, इन वर्ड्स में से ऐसे सिमिलर कुछ भी वर्ड्स लग सकते हैं वहां पर. स्टेटमेंट में एक नॉट लगा देंगे हम लोग, शायद हो सकता है कभी कभी ना जल्दबाजी में पढ़ते नहीं है वो नॉट, और वो नॉट हमेशा गलती करा देता है. ठीक है? तो ऐसे में डू नॉट रीड क्वेश्चन रिपीटेडली, डू रीड ऑप्शंस रिपीटेडली. इसमें और इसमें चेंज क्या है, दोनों में अलग क्या है, वो स्टडी कर अपना आंसर आने शुरू हो जाएंगे. ठीक है? एनीवन एल्स? आप चैट ग्रुप में भी डाल सकते हैं अगर नहीं बोलना चाहते हैं. आरुष, एम आई क्लियर ना? सही है, समझ में आया? यस सर. कूल, डन. एनीवन एल्स? किसी को कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई परेशानी, तो आई एम हियर. एनीवन? ओके, so you can contact any way, there's no problem. I'm always available. You can contact me, you can contact my team, and I'll surely answer all your queries. Start practicing first and then obviously the queries will start coming up. है ना? इसमें समझ आ रहा है कि सब अभी चिल ही मार रहे हैं. चिल मत मारो, 1 महीना रह गया, सीरियस हो जाओ. अच्छे नंबर आएंगे तो अगले पेपर के लिए भरपूर कॉन्फिडेंस लेके चलोगे. जब इसमें 40 में 40, 40 में 39, 38 मार्क्स आ जाएंगे ना, तब तुम्हें सेकंड पेपर से डर नहीं लगेगा. तब तुम ऑब्वियसली एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आगे मूव करोगे. ठीक है? तो स्कोर वेल इन दिस पेपर एंड सेकंड पेपर विल क्रिएट मार्वल्स फॉर यू, राइट? सो ठीक है, इफ नो डाउट्स देन दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. ठीक है? आई होप आप लोगों के लिए सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा और कुछ चीजें क्लियर भी हुई.